गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्या आपको क्लियर आवाज आ रही है मेरी? सो लेट्स स्टार्ट। सिविक्स के अंदर हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे जुडिशरी वाला चैप्टर। ये कंप्लीट हो गया था क्या? पेज नंबर 70। व्हाट इज द रोल ऑफ द पुलिस इन इन्वेस्टिगेटिंग ए क्राइम। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? यहाँ एक स्टोरी पढ़ी थी जिसके अंदर हमने क्या देखा कि कैसे जो क्राइम जिसने किया ही नहीं है उसको कितनी अलग अलग तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है, पनिशमेंट दिया जा रहा है। तो इसके अंदर इस क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने के लिए पुलिस का क्या रोल है इसमें, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। पेज नंबर 70 कि व्हाट इज द रोल ऑफ द पुलिस इन इन्वेस्टिगेटिंग ए क्राइम। तो वन important function of the police is to investigate any complaint about the commission of a crime। कि सबसे पहला important role, important function पुलिस का क्या है कि इन्वेस्टिगेशन करना। किसी भी क्राइम को लेकर या किसी भी कंप्लेंट को लेकर जो इन्वेस्टिगेशन की जाएगी वो सबसे पहला फंक्शन होगा किसका? पुलिस का। एज इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट, उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड हो सकती है? रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट हो सकते हैं और विटनेस कोई गवाह हो सकता है, एंड कलेक्टिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ एविडेंस, और उसके साथ साथ कई अलग अलग तरीके, जैसे हम कह सकते हैं कि सबूत के तौर पर उनके पास एविडेंस होने चाहिए। ये अलग अलग तरीके हैं जिससे क्या कर सकती है पुलिस? इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। On the basis of the investigation, the police are required to form an opinion। और इसी इन्वेस्टिगेशन के आधार पर पुलिस क्या करती है? अपना ओपिनियन देती है, अपना जो भी उसके विचार होते हैं उसको व्यक्त किया जाता है। If the police think that evidence point to the guilt of the accused person, then they file a charge sheet in the court। कि अगर उन्हें लगता है कि जिसके लिए ये एविडेंस कलेक्ट किया गया है ये सारे उसके फेवर में, यानी कि ये बता रहे हैं कि ये क्राइम इसने किया है, तो वो चार्जशीट वो क्या करेंगे? कोर्ट में सबमिट कर देंगे। As stated at the beginning of this chapter, it is not the job of the police to decide। यानी कि जैसा कि चैप्टर के स्टार्टिंग में ही हमने क्या पढ़ा था कि पुलिस डिसाइड नहीं करती है कि ये क्राइम उस पर्सन ने किया है या नहीं किया है। दैट इज फॉर द जज टू डिसाइड। ये क्राइम कौन डिसाइड, यानी कि वो क्रिमिनल है या नहीं है पर्सन, तो ये डिसाइड कौन करता है? जज करते हैं। यू रीड इन यूनिट 2 अबाउट द रूल ऑफ लॉ। यानी कि यूनिट 2 के अंदर हमने क्या पढ़ा? रूल ऑफ लॉ के बारे में, विच मीन्स दैट एवरीवन इज लॉ सब्जेक्ट टू लॉ ऑफ द लैंड। यानी कि हर एक पर्सन, यानी कि लॉ के लिए, लॉ जो है वो किसके लिए बना हुआ है? पर्टिकुलर पर्सन के लिए बना हुआ है। इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, द रूल ऑफ लॉ। लॉ का रूल क्या है कि एवरीवन इज सब्जेक्ट टू द लॉ ऑफ द लैंड। This includes the police। Therefore, police investigation always have to be conducted in accordance with law and with full respect for human rights। यानी कि पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन करेगी, लेकिन उस पुलिस को ह्यूमन राइट्स का भी ध्यान रखना है। यानी कि ह्यूमन राइट्स जो है वो भी किसी तरीके से परेशान नहीं होने चाहिए, लोगों को परेशान नहीं करना, बल्कि उन्हें क्या करना है? अपनी ड्यूटी परफॉर्म करनी है, लेकिन ह्यूमन राइट्स को ध्यान में रखते हुए परफॉर्म करनी है। The Supreme Court has laid down guidelines that the police must follow at the time of arrest। यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने गाइडलाइन दी गई है पुलिस को कि जब वो अरेस्ट करे किसी को तो उस टाइम पर उन्हें क्या रखना है? हम अपनी जो ड्यूटी है, उनके जो रूल्स बनाए गए हैं, जो गाइडलाइन उनको दी गई है, उसी के आधार पर वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म करेंगे। डिटेंशन एंड इंट्रोगेशन। The police are not allowed to torture or beat or shoot anyone during investigation। यानी कि जब वो किसी भी
क्राइम को लेकर जब इन्वेस्टिगेशन कर रही है, ऐसे टाइम पर वो ना तो किसी को टॉर्चर कर सकती है और ना ही किसी पर्सन को शूट कर सकती है। किस टाइम पर? इन्वेस्टिगेशन के टाइम पर। दे कैन नॉट इन्फ्लिक्ट एनी फॉर्म ऑफ पनिशमेंट ऑन ए पर्सन इवन फॉर पेटी ऑफेंस, यानी कि वो किसी भी पर्सन को बेवजह परेशान भी नहीं कर सकती। ऐसी गाइडलाइन दी गई है किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। किसको दी गई है? पुलिस को दी गई है। सो आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड क्रिमिनल लॉ गारंटी टू एवरी अरेस्टेड पर्सन द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स, यानी कि आर्टिकल 22 में, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए कि आर्टिकल 22 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 22 है, उसमें क्या क्या गाइडलाइंस, क्या क्या फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं पर्टिकुलर पर्सन्स को। सो फर्स्ट है द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड एट द टाइम ऑफ अरेस्ट द ऑफेंस फॉर विच द पर्सन इज बीइंग अरेस्टेड, यानी कि सबसे पहले जिस पर्सन को अरेस्ट किया जाना है उससे सबसे पहले क्या अधिकार दिया गया है कि उससे पहले क्या करना चाहिए? इन्फॉर्म करना चाहिए। द राइट टू बी प्रेजेंटेड बिफोर ए मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट, अरेस्ट करने के 24 घंटे के बाद में ही उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। द राइट नॉट टू बी इल ट्रीटेड और टॉर्चर ड्यूरिंग अरेस्ट और इन कस्टडी, यानी कि जब वो 24 घंटे पुलिस कस्टडी में रहते हैं तब उस टाइम पर ना तो उनके साथ बुरा व्यवहार होना चाहिए और ना ही वो टॉर्चर किए जाने चाहिए। कन्फेशन मेड इन पुलिस कस्टडी कैन नॉट बी यूज्ड एज एविडेंस अगेंस्ट द अक्यूज्ड, यानी कि जो पुलिस कस्टडी में रहकर उस पर्सन से जो भी एविडेंस लिए जाते हैं वो मान्य नहीं होगा। ए बॉय अंडर 15 years of age and woman cannot be called to the police station only for questioning, जो 15 साल से कम बच्चे हैं उन लोगों को पुलिस जो है वो पुलिस स्टेशन नहीं बुला सकती किसी भी पूछताछ के लिए। तो ये किसके अंदर बताया गया है? फंडामेंटल राइट्स के, ये हमारे आर्टिकल 22 के अंदर बताया गया है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, कि अब हम देखेंगे कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या होते हैं। पेज नंबर 73 निकालो आप कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है वो किसे कहते हैं। So, a criminal offence is regarded as a public wrong. What is meant by this is that it is considered to have been committed not only against the affected victim but against society as a whole. कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है वो हम किसे कहते हैं? जैसे कि आप लोग देखते हो कि जब क्राइम टीवी के अंदर जब हम देखते हैं कि दो जो बोथ साइडेड होते हैं, वन साइड जो होता है उसके अंदर जो होता है जैसे अलग अलग वकील कह सकते हैं हम उनका, तो जो अपोजिट साइड में होंगे यानी कि अपोजिट से जो लड़ रहे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहलाते हैं। व्हाट इज मीन बाय दिस इज दैट कि कंसिडर्ड टू हैव बीन कमिटेड नॉट ओनली अगेंस्ट द अफेक्टेड विक्टिम, यानी कि सिर्फ वो अगेंस्ट के जो विक्टिम है उनके खिलाफ ही नहीं बल्कि पूरी सोसाइटी के लिए वो क्या करते हैं? लड़ते हैं। Do you remember the case of dowry death of Sudha that we read about in the previous chapter? जैसा कि हमने जो डाउरी डेथ पढ़ा था यानी कि दहेज के लिए जिसको मार दिया गया था प्रीवियस चैप्टर में, द केस अगेंस्ट द अक्यूज लक्ष्मण एंड हिज फैमिली was presented by the state. That is why the case was called State Delhi Administration in versus Lakshman Kumar and others. Similarly, the above case can be called State versus Shanti Hambram and was not Mrs. Shinde versus Shanti Hambram, यानी कि जो केस यानी कि जो इससे पिछले चैप्टर के अंदर डाउरी केस था और इसके अंदर ये थेफ्ट का जो चोरी का था, तो ये जो केस है वो पूरे स्टेट को लेकर यानी कि डाउरी सिस्टम जो है, दहेज प्रथा जो है, वो लड़ाई सिर्फ किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए बल्कि पूरे समाज की, पूरी सोसाइटी की लड़ाई है। उसी तरीके से ये जो शांति वाला केस इस चैप्टर के अंदर दिया गया है उसके अंदर सिर्फ शांति की नहीं बल्कि क्या है? पूरे सोसाइटी की, यानी कि जो जिसने वो क्राइम किया ही नहीं है फिर भी उसको सजा दी जा रही है, तो वो लड़ाई किसके लिए होगी? पूरी सोसाइटी के लिए होगी, हर एक उस पर्सन के लिए होगी जिसको बेवजह पनिशमेंट दिया जाता है। तो इस तरह के जो केसेस हैं वो इसके अंदर बताए गए। तो इन कोर्ट इट इज द पब्लिक प्रोसिक्यूटर हु रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, यानी कि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन हुआ? कि जो पूरे स्टेट के लिए यानी कि उसके तरफ से, जैसे कि शांति की तरफ से जो लड़ रहा है वो क्या कहलाएगा? पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहलाएगा, क्योंकि सिर्फ वो शांति के लिए नहीं बल्कि वो क्या कर रहा है?
पूरी स्टेट या सोसाइटी के लिए आवाज उठाई जा रही है। द रोल ऑफ द प्रोसिक्यूटर बिगिन वंस द पुलिस हैज कंडक्टेड द इन्वेस्टिगेशन। जैसे ही पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपना रोल जो उनका स्टार्ट होता है तो पुलिस क्या करेगी, एविडेंस इकट्ठे करने शुरू कर देगी एंड फाइल द चार्जशीट इन द कोर्ट, और फिर कोर्ट में चार्जशीट जो है वो सबमिट किया जाता है। he or she has no role to play in the investigation, यानी कि जो पर्सन है जिसके खिलाफ जो ये क्राइम जिसने ये किया नहीं है और फिर भी उसको कोर्ट में लाया गया है, तो उस पर्सन का कोई रोल नहीं होता किसके अंदर, इन्वेस्टिगेशन के लिए। द प्रोसिक्यूटर मस्ट कंडक्ट द प्रोसिक्यूशन ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट, कि पूरे स्टेट की तरफ से वो कौन लड़ेगा, प्रोसिक्यूटर। As an officer of the court, it is her duty to act impartially and present the full and material fact, यानी कि ये कोर्ट की जो ड्यूटी है, यानी कि कोर्ट जो है वो अपने आप ही क्या करेगा, उस प्रोसिक्यूटर से पूरी इन्वेस्टिगेशन करवाएगा और उसी की ड्यूटी होगी कि वो पूरा मटेरियल, पूरा विटनेस है, एविडेंस है, वो सारे सबमिट करें। नो टू एनेबल द कोर्ट टू डिसाइड द केस, और किस लिए सबमिट किया जाए, ताकि कोर्ट जो है वो डिसाइड कर सके कि कौन सही है और कौन गलत। तो अब ये समझ में आ गया कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन हुआ। तो नेक्स्ट है व्हाट इज द रोल ऑफ द जज, कि जज का क्या रोल है। तो जज इज लाइक एन एम्पायर इन ए गेम। जज क्या है, एक गेम के अंदर जैसे एम्पायर होते हैं उसी तरीके से जज का भी रोल है। एंड कंडक्ट द ट्रायल इम्पार्शली and in an open court. The judge hears all the witness and any other evidence presented by the prosecution and the defense. The judge decides whether the accused person is guilty or innocent on the basis of evidence presented and in accordance with the law. यानी कि जज क्या करेगा कि वो ये डिसाइड करेगा, जितने भी एविडेंस और विटनेस उनके सामने रखे जाएंगे उसी के आधार पर जज क्या करता है, डिसाइड करता है। जैसे इसमें एम्पायर क्यों बताया गया कि जैसे जो क्रिकेट मैच होता है उसमें एम्पायर बताता है ना कि अभी नो बॉल हुआ है या वाइड है या आउट है, ये सारे डिसीजन कौन देता है, एम्पायर देता है। उसी तरीके से जज को भी एम्पायर का ही एक फैक्ट माना गया और ये बताया गया कि सारे विटनेस एविडेंस को देखने के बाद में जज क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे कि ये क्राइम किस पर्सन ने किया है या नहीं। If the accused is convicted, then the judge pronounces the sentence. He may send the person to jail or impose a fine or both depending or on what the law prescribes. यानी कि इसके बाद में वो ही डिसाइड करेंगे कि अगर उस पर्सन को क्या करना है, जेल भेजना है या फिर उसे फांसी की सजा देनी है या उसे कोई फाइन देना है या क्या उसने नियम तोड़ा है, सारी डिटेल जो है वो कौन बताएगा, जज बताते हैं। ठीक है, अब आप लोग अपना माइक ऑन करिए और मुझे ये बताओ कि जो 6 चैप्टर है इसमें आप लोगों ने कुछ स्टार्ट किया, इसका कुछ क्वेश्चन आंसर मैंने आपको सेंड किया था क्या? नो मैम। नहीं ना? तो 5 चैप्टर तक के क्वेश्चन आंसर सबके कंप्लीट है? यस मैम। एक्स्ट्रा क्वेश्चन सब कंप्लीट हो गया? यस मैम। तो आज 6 चैप्टर के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो है वो मैं आपको सेंड करूंगी, जिसको आपको अपनी फेयर नोटबुक में करना है। नोटबुक आप लोगों ने अभी तक चेक नहीं करवाई है तो आप स्कूल में आकर सबमिट करवाएं 12 बजे से पहले पहले। ठीक है, आपको नोटबुक चेक करवानी है। ठीक है, और इसके अंदर जो ग्लॉसरी दी गई है पेज नंबर 77 पर, पेज नंबर 77 पर आपको ग्लॉसरी दी गई है ना, ये आपको अपनी फेयर नोटबुक में चैप्टर 6 के साथ स्टार्ट करना है और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो मैं सेंड करूंगी उसको स्टार्ट करना है। ठीक है, बाकी का जो बचा हुआ चैप्टर है वो अपन कल पढ़ेंगे। ओके? यस मैम।